नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन लता, एसोसिएट प्रोफेसर इन बेसिक प्रिंसिपल्स एट एसएसएमडी आयुर्वेदिक कॉलेज मोगा। आज मैं आपको अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय आयुष काम्यम अध्याय के बारे में संक्षेप में बताऊंगी। इस अध्याय में कौन कौन से विषय वर्णित हैं, आज मैं आपको उनका संक्षेप में विवरण देने जा रही हूँ। सबसे पहले इस अध्याय में मंगलाचरण के बाद ये बताया गया है कि आयु की कामना करने वाले को आयुर्वेद के उपदेशों में परम आदर रखना चाहिए। उसके लिए एक सूत्र आया है, आयु काम्यम धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विदेह परमादर। क्योंकि आयु ही धर्म अर्थ और सुख का साधन है, इसलिए जो व्यक्ति आयु की कामना करता है उसको आयुर्वेद के उपदेशों में परम आदर रखना चाहिए और आयुर्वेद में बताए हुए विधियों का या आयुर्वेद में बताए हुए निर्देशों का पालन करना चाहिए। इसके बाद अगला जो टॉपिक दिया है वो आयुर्वेद अवतरण का दिया है। आयुर्वेद अवतरण में बताया गया है कि किस तरीके से आयुर्वेद हमारे तक पहुंचा है। इसमें सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा जी ने स्मरण करके आगे दक्ष प्रजापति को दिया और दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को, अश्विनी कुमारों ने इंद्र को, इंद्र ने आत्रेय पुनर्वसु को, आत्रेय पुनर्वसु ने आगे अपने 6 शिष्यों को आयुर्वेद का ज्ञान करवाया। उन 6 शिष्यों के नाम हैं अग्निवेश, भेल, जतुकरण, पराशर, हरित और क्षारपानी। इन 6 शिष्यों में से अग्निवेश विशिष्ट बुद्धि संपन्न थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अग्निवेश तंत्र की रचना की, जिसका आगे चलकर आचार्य चरक ने प्रतिसंस्कार किया और उसका नाम चरक संहिता हुआ। इस तरीके से आयुर्वेद जो है वो ब्रह्मा से लेकर हमारे तक पहुंचा है। आज हमारे पास चरक संहिता उपलब्ध है। ये था आयुर्वेद अवतरण का विषय। अगला जो विषय है इस अध्याय में वर्णित वो है आयुर्वेद के 8 अंग, जिसे अष्टांग आयुर्वेद भी कहा जाता है या 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेद के 8 अंग कौन कौन से हैं? काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, वृषान, अष्टाव अंगानी तस्य आहुष चिकित्सा येषु संश्रिता। ये आयुर्वेद के 8 अंग हैं। काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंष्ट्राविष चिकित्सा, जरा चिकित्सा और वृष चिकित्सा। इसका पहला अंग है काय चिकित्सा, जिसमें शरीर में होने वाले रोग जैसे कि ज्वर, अतिसार, रक्तपित्त, कुष्ठ, उन्माद, अपस्मार आदि का वर्णन है। उसके बाद दूसरा अंग है बाल चिकित्सा या बाल रोग, जिसे कुमारभृत्य भी कहा जाता है। इसमें धात्री जो वेट नर्स होती है उसके क्या क्या गुण हैं, दुष्ट स्तन्य के या लैक्टेटिंग मदर्स में दोषों के दुष्ट होने से स्तन्य में कौन कौन से दोष होते हैं या स्तन्य से उत्पन्न होने वाले रोग कौन कौन से हैं उनका वर्णन है। बच्चों के भरण पोषण का वर्णन है और बच्चों में उत्पन्न होने वाली व्याधियों की चिकित्सा का वर्णन किया गया है। तीसरा जो आयुर्वेद का अंग है वो है ग्रह चिकित्सा, जिसमें ग्रहों की शांति के उपाय बताए गए हैं। चौथा अंग जो है वो है ऊर्ध्व अंग चिकित्सा, जठरों से ऊपर अंगों में होने वाले रोगों की चिकित्सा इस ब्रांच में बताई गई है, इसलिए इसका नाम ऊर्ध्व अंग चिकित्सा है। इसको शालाक्य तंत्र भी कहते हैं। इसके बाद अगला जो अंग है आयुर्वेद का वो है शल्य तंत्र। इसमें यंत्र, शस्त्र, क्षार और अग्निकर्म के द्वारा साध्य रोगों का वर्णन मिलता है। उसके बाद अगला जो अंग है वो है दंष्ट्राविष चिकित्सा। दंष्ट्राविष चिकित्सा में जो दंष्ट्राविष का अर्थ है कि जो बाइट से, दंश मारने से जो उत्पन्न होने वाली विष है या विष के लक्षण जो शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं उनकी चिकित्सा बताई गई है। लेकिन इसमें दंश के साथ साथ जो स्थावर विष हैं, जो वेजिटेबल ओरिजिन के विष हैं या पॉइजन्स हैं, उनकी चिकित्सा भी आयुर्वेद के इसी अंग में बताई गई है, इसलिए इसका नाम जो है वो दंष्ट्राविष चिकित्सा या अगध तंत्र भी है। उसके बाद जो अगला अंग है वो है जरा चिकित्सा या रसायन तंत्र। जरा चिकित्सा मीन्स वृद्ध अवस्था की चिकित्सा या धातुओं को उत्तम प्राप्ति धातुओं की कैसे करनी है इसकी चिकित्सा या उत्तम धातुओं की प्राप्ति के उपाय आयुर्वेद के जिस अंग में बताए गए हैं उसे रसायन तंत्र कहा जाता है या जरा चिकित्सा कहा जाता है। आयुर्वेद का जो लास्ट जो ब्रांच है आयुर्वेद की जो लास्ट अंग है वो है वृष चिकित्सा या वाजीकरण चिकित्सा। इसमें मैथुन शक्ति को बढ़ाना या प्रजनन संस्थान की जो व्याधियां हैं या शुक्र को बढ़ाना या अल्प शुक्र
कि या क्षीण शुक्र की चिकित्सा कैसे की जाती है, दुष्ट शुक्र की चिकित्सा की जाती है, वो बताया गया है। ये आयुर्वेद के 8 अंग हैं। इसके बाद इस अध्याय में वर्णित विषय है त्रिदोष का। त्रिदोष का विषय जो है उसमें स्टार्टिंग में पहले 3 दोषों के बारे में बताया है कि वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष हैं। ये शरीर में अगर अविकृत अवस्था में रहते हैं तो शरीर का धारण करते हैं और विकृत होने पर ये शरीर का नाश कर देते हैं। उसके बाद इन 3 दोषों के शरीर में कौन कौन से स्थान हैं, दोषों का शरीर में स्थान बताया है। दोषों का शरीर में स्थान क्या है? हृदय से ऊपर जो है वो कफ का स्थान है, हृदय और नाभि के मध्य में पित्त का स्थान है और नाभि के नीचे वात का स्थान है। ये 3 दोषों के स्थान हैं। इसके बाद इन दोषों का प्रकोप काल और भी तरीके से बताया है कि दिन के या रात्रि के या वय के या एज के और भुक्त अवस्था के आदि, मध्य और अंत में किस किस तरीके से कौन से दोष का प्रकोप होता है। जैसे दिन के आदि में कफ का प्रकोप रहता है, दिन के मध्य में पित्त का प्रकोप रहता है और दिन के अंत में मीन्स इवनिंग टाइम में वात का प्रकोप रहता है। इसी प्रकार से रात्रि के आदि में कफ का प्रकोप, रात्रि के मध्य भाग में पित्त का प्रकोप और रात्रि के अंत भाग में वात का प्रकोप रहता है। वय या एज के हिसाब से भी इसी तरीके से कफ, पित्त और वात का क्रम से प्रकोप रहता है। एज की स्टार्टिंग स्टेज में, दैट इज इन द चाइल्डहुड स्टेज, जो बाल्यावस्था है उसमें कफ का प्रकोप रहता है, जो युवावस्था है उसमें पित्त का प्रकोप रहता है और जो वृद्ध अवस्था है उसमें वात दोष का प्रकोप रहता है। ऐसे ही जो भुक्त अवस्था है या पाचन काल है उसके आदि में कफ का प्रकोप, मध्य में पित्त का प्रकोप और अंत में वात का प्रकोप रहता है। ये है दोषों का प्रकोप काल। उसके बाद जो 3 दोष हैं उनका अग्नि पर क्या प्रभाव होता है या जठराग्नि पर क्या प्रभाव होता है, जो हमारी पावर ऑफ डाइजेशन है उसके ऊपर इसका क्या इफेक्ट है वो बताया गया है। इसमें वात दोष की वृद्धि से जो अग्नि है वो विषम हो जाती है, पित्त दोष की वृद्धि से अग्नि तीक्ष्ण हो जाती है और कफ दोष की वृद्धि होने से अग्नि मंद हो जाती है। और अगर तीनों दोष सम अवस्था में रहते हैं तो हमारी जो जठराग्नि है, पावर ऑफ डाइजेशन है, वो भी नॉर्मल या सम रहती है। ठीक है, ये है दोषों का अग्नि पर प्रभाव। आगे है दोषों का कोष्ठ पर प्रभाव। कोष्ठ यानी एलिमेंट्री ट्रैक या हमारा जो स्टमक है और स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन है उसके ऊपर दोषों की वृद्धि का और दोषों के सम होने का क्या इफेक्ट आता है, वो है दोषों का कोष्ठ पर प्रभाव। अगर तीनों दोष सम हैं तो कोष्ठ सम रहता है। वात की वृद्धि होने से जो कोष्ठ है वो क्रूर हो जाता है, हार्ड हो जाता है। पित्त की वृद्धि से कोष्ठ मृदु रहता है और कफ की वृद्धि होने से जो कोष्ठ है वो मध्य रहता है। और तीनों दोषों के सम रहने से भी जो कोष्ठ है वो मध्यम रहता है, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट। ये है दोषों का कोष्ठ पर प्रभाव। जो अगला टॉपिक है इस अध्याय में वो है प्रकृति का। प्रकृति के बारे में क्या कहा गया है कि शुक्र शोणित के संयोग के समय में जो दोष बलवान होता है या उत्कट होता है उसके अनुसार ही व्यक्ति की प्रकृति का निर्माण होता है। जैसे कुछ व्यक्ति जन्म से ही वात प्रकृति के होते हैं, कुछ पित्त प्रकृति के, कुछ कफ प्रकृति के, कोई द्वंद्वज प्रकृतियों के जिसमें दो दो दोषों के मिश्रित होने से प्रकृति का निर्माण होता है, और कुछ सम वात पित्त कफ प्रकृति के होते हैं जिसमें तीनों दोष जो हैं वो सम मात्रा में रहते हैं। जो वातज प्रकृति है उसको हीन प्रकृति कहा गया है और जो पित्तज प्रकृति है उसको मध्यम प्रकृति कहा गया है और कफज प्रकृति जो होती है वो उत्तम होती है। इसी प्रकार से तीनों दोषों के सम रहने से सम वात पित्त कफ प्रकृति भी उत्तम प्रकृति मानी जाती है। ये प्रकृति का टॉपिक है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है इस अध्याय में वो है वात पित्त और कफ के गुण। वात के गुण जो बताए गए हैं इस अध्याय में वो इस प्रकार हैं: तत्र रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्मश्चलो अनिलः। जो वात दोष होता है वो रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और चल गुण वाला होता है। पित्त जो है वो पित्तम, सस्नेह, तीक्ष्ण, उष्णम, लघु, विश्रम, सरम, द्रवम। पित्त दोष के गुण हैं स्निग्ध, सस्नेह का मतलब होता है इष्ट स्निग्ध, ये ज़्यादा ना स्निग्ध है ना ही ज़्यादा रुक्ष है। उसके बाद तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विस्र और सर और द्रव इसके गुण हैं। कफ के गुण हैं स्निग्ध, शीतो, गुरुर्मंद, श्लक्ष्णो, मृत्सन, स्थिर कफ।
कफ जो है वो स्निग्ध गुण वाला, शीत, गुरु, मंद, श्लक्षण, मृतसन, स्थिर गुण वाला होता है। ये हैं आज के टॉपिक्स। इसके अगले टॉपिक्स मैं इस अध्याय के नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में शेयर करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।